हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा लास्ट लेक्चर है किसका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, लिवर, स्किन। उसके बाद से वी विल डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड फाइनली वी विल आल्सो डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। अंडरस्टूड। तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। आई होप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज जाकर मेरे चैनल विजिट कर लीजिएगा। माय नेम इज वैष्णवी एंड आई एम ए नीट एजुकेटर। अंडरस्टूड। सो बेसिकली जो है मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ यूट्यूब पे। अगर मुझे आपका फुल सपोर्ट मिलता है तो मैं पूरी बायोलॉजी यहाँ पर ही आपको कवर करूंगी और आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाऊंगी। समझ में आया? ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। मेरा तरीका क्या होता है पढ़ाने का, मैं जनरली पहले आपको सब चीज पढ़ाती हूँ, है ना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से 10 से 30% तक ज्यादा भी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है तो कुछ कुछ चीजें जो है एनसीईआरटी से इर्द गिर्द भी पूछी जा सकती हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा हमें नॉलेज और लेना होता है। उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराती हूँ, क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि मैं इसके बाद वाले लेक्चर में जरूर अपलोड करने वाली हूँ। अंडरस्टूड। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। यानी कि किडनी के अलावा हमारे पास कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सपोर्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन या यू कैन से एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स कौन होते हैं जो कि किडनी के अलावा हेल्प कर रहे होते हैं? तो इट कैन बी लंग्स, है ना, ये लंग्स हो सकता है। उसके अलावा कौन हो सकता है, स्किन हो सकता है। उसके अलावा यू कैन से बेसिकली लिवर, है ना। लंग्स, स्किन, लिवर, ये सब जो है दे आर द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब यहाँ पे वन बाय वन हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन का क्या काम है। तो जो लंग्स है ये दो चीजों का बेसिकली रिमूवल कर रहा होता है। तो किसका किसका रिमूवल करेगा ये? तो ये रिमूवल करेगा किसका? वन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल करेगा कौन? लंग्स। अंडरस्टूड। ह्यूमन जो लंग्स है वो एलिमिनेट करता है अराउंड 200 ml ऑफ यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। क्या बोला मैंने कि 200 ml पर मिनट CO2 का क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है कौन? लंग्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है लंग्स? 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स जो है वो हर मिनट रिमूव कर रहा होता है। तो ये आपको याद रखना होगा बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। जब हम लोग एनसीईआरटी अभी रीड करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। अंडरस्टूड। और तकरीबन जो है 400 ml, है ना, ऑफ वाटर जो है पर डे जो है ये लंग्स जो है रिमूव कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इज क्लियर? कुछ वोलाटाइल मटेरियल्स भी इलिमिनेट होते हैं लंग्स से, बट उतना आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको दो चीजें याद रखनी है, CO2 जो कि 200 ml पर मिनट है ना, और वाटर अप्रोक्सीमेटली 400 ml पर डे हो जाएगा। इज इज क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली लंग्स के थ्रू रिमूव हो रहे होते हैं। अब हम लोग अगर बात करें लिवर के बारे में, देखो स्किन हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे, पहले लिवर कर लेते हैं, है ना। अब लिवर जो है इट इज द मेन साइट फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, है ना। ये क्या है? इट इज द मेन साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, यू नो, फॉर एलिमिनेशन ऑफ किन किन चीजों का ये एलिमिनेशन कर रहा है आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको मेरा लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.25x में या 1.5x में देख लीजिएगा। और प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताओ कि क्या आपको लेक्चर स्लो लग रहा है या जैसा भी है, सो दैट आई कैन डू अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। वैसे मैं फास्ट बोलती हूँ लेकिन आई डोंट नो कि शायद से लेक्चर अपलोड होते समय कुछ होता होगा सिस्टम में, वो थोड़ा स्लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा स्लो हो गया है, मैं हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, है ना। तो इट इज द मेन साइट फॉर इलिमिनेशन ऑफ, है ना, किस किस चीजों का इलिमिनेशन कर रहा होगा ये? तो बाइल पिगमेंट्स जो है ना, बाइल जूस कौन सिक्रीट कर रहा होता है? लिवर। और बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म से, है ना। हीमोग्लोबिन में जो हीम पोर्शन होता है उसका जब कैटाबॉलिज्म होता है ना स्प्लीन में, तब बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। यस और नो? तो बाइल पिगमेंट्स जो है उसका इलिमिनेशन कौन करेगा? लिवर करेगा। उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होगा, समझ में आ रहा है, लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के इलिमिनेशन में भी
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो कोलेस्ट्रॉल जो है ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब होता है ना। कोलेस्ट्रॉल अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तभी जाकर ये खराब होगा, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये एक्चुअली में जो भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उन सबको कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स। एंड कोलेस्ट्रॉल को कौन बना रहा होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स। लेकिन अगर एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल है विच इज नॉट गुड, आप सबको मालूम है कि बहुत खतरनाक होता है, और तुरंत जाकर कोलेस्ट्रॉल नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है कि इंसान का कोलेस्ट्रॉल तुरंत बढ़ जाएगा, नहीं। ये बहुत प्यूबर्टी एज से ही कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगा और 40 से 45 ईयर्स पे ज्यादा असर करेगा। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर। उसके बाद और किन चीजों का रिमूवल कर सकता है ना? जो आपके हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स जब डिग्रेड हो जाते हैं तो दे आर रिमूव्ड थ्रू द लिवर। उसके अलावा और क्या चीजों का रिमूवल कर सकता है? ठीक है, जैसे आपका यू कैन से ड्रग्स। कई सारे हम लोग ड्रग्स खाते हैं, जब उसका या मेडिसिन है ना, जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो उसका रिमूवल हो जाएगा। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिमूवल? लिवर, है ना। उसके बाद विटामिन का भी, सम विटामिन ऑल्सो। सो जो लिवर है ये इन सब चीजों का क्या कर रहा होगा? बेसिकली रिमूवल कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिवर जो है इट इज द मेन साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, यू नो दिस। और ये क्या कर रहा है? बहुत सारी चीजों का रिमूवल कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जो लिवर है ये क्या किया, फिर से हम लोग बता देते हैं, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स, ड्रग्स और कुछ विटामिन का रिमूवल करेगा। लंग्स जो है वो CO2 और वाटर का रिमूवल करेगा। इज दिस क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं स्किन के बारे में, है ना। स्किन के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह है हमारे पास रहेगा। अब स्किन में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं, है ना। एक हमारा होता है स्वेट ग्लैंड, जिससे पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है ना। और दूसरा होता है आपका हमारा सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो है, जिसको हम ऑयल ग्लैंड के नाम से भी बोल जानते हैं, इससे सीबम बाहर निकलेगा, ऑयल बाहर निकलेगा। तो जो आपका सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं जो स्किन में मौजूद होंगे। अब वन बाय वन वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम, है ना। तो अगर हम लोग स्वेट ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये क्या रिमूव कर रहा होगा? ये किसका रिमूवल करेगा? तो ये रिमूवल करेगा, रिमूवल ऑफ स्वेट। समझ में आ रहा है? किसका रिमूवल करेगा? स्वेट का, है ना, पसीना का, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? क्या स्वेटिंग का प्राइमरी फंक्शन जो है वो आपका बेसिकली इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, याद रखना है, नहीं है ना। जो स्वेट है उसका प्राइमरी फंक्शन इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट नहीं है। तो फिर क्या है आखिर? जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का वो है कूलिंग इफेक्ट देना, है ना। जब आपको गर्मियों के मौसम में जब पसीना आता है तो हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना। यस और नो, हमें ठंडा लगता है, थोड़ा ठंडा का आभास होता है। यस और नो। तो जो प्राइमरी इफेक्ट है किसका? स्वेट का। प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्वेट, आप साथ साथ नोट्स बनाओ, ओके। इज टू प्रोड्यूस, इज टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। एक कूलिंग इफेक्ट देगा स्वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? हम लोग कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, है ना। हमारा जो खून है वो क्या है? गर्म खून है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। चाहे कैसा भी मौसम हो, है ना। फीवर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हमारा जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, दैट इज गोइंग टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वेट करते हैं ताकि हमें थोड़ी ठंडी लग सके, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। और जब हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो हम शिवर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कांपते हैं। तो स्वेटिंग एंड शिवरिंग, है ना, आर द अडाप्टेशंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अंडरस्टूड? मैमल्स में ये फीचर होता है। यू शुड नो दीज थिंग्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे बेसिकली कि स्वेट में क्या क्या चीजें हैं, है ना। स्वेट में क्या क्या चीजें हैं? तो देखो स्वेट जो हो, वन सेकेंड, स्वेट
में क्या क्या चीजें होंगी? तो मैक्सिमम तो पानी ही है भाई, 99.5% क्या है इसमें, पानी है। अगर स्वेटिंग करेंगे तो क्या रास मैकेनिज्म ऑन होगा? यस होगा। याद करो, जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है मेरा प्रीवियस क्लास देखो, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, उसमें मैंने रास मैकेनिज्म बताया था, जो कि कॉलेरा में, स्वेटिंग के कंडीशन में, जीएफआर कम होगा तब, बीपी कम होगा तब, उन सब कंडीशंस में ब्लड वॉल्यूम कम होगा तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा आपका क्या होता है इसमें, NaCl होता है, दैट इज सॉल्ट। NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड भी होता है, प्लीज रिमेंबर। क्या स्वेट में लैक्टिक एसिड होगा? आप बोलोगे हाँ। क्या सीबम में लैक्टिक एसिड होगा? आप बोलोगे नहीं। ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। और क्या होगा स्मॉल अमाउंट में? और क्या होगा बच्चों? यूरिया होगा। यस और नो, यूरिया होगा। देन अमाइनो एसिड्स होंगे, ए मतलब अमाइनो एसिड्स। देन और क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पानी होगा मैक्सिमम, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, यूरिया। इतना भी याद रखोगे स्वेट में होगा तो काम चल जाएगा, काम बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो हम लोग बात करते हैं सिबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, ये एक प्रकार का होलोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड वैसे बच्चों पढ़ाना नहीं होता है, अब पहले आया करता था, लेकिन ठीक है मैं बता देती हूं आपको। देखो स्वेट ग्लैंड में आपने एक और चीज आपको याद रखना, मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, है ना। मैमरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का। अभी मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि मैंने रिप्रोडक्शन जब लेक्चर अपलोड किया है अपने चैनल में, तो मैमरी ग्लैंड वाले टॉपिक में ये चीज लिखा है कि मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? होलोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिसके सारे सेल्स टूटते हैं और तब अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लैंड है और उसका सिक्रीशन यहाँ पे अंदर में भरा हुआ है, अब ये पूरा का पूरा ग्लैंड जो है वो टूटेगा और सेल्स जो है वो बिखरेंगे, टूटेंगे उस सारे सेल्स, और तब जो सिक्रीशन है वो बाहर निकल के आएगा। तो होलोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं, होलो मतलब कंप्लीट, ठीक है, और क्राइन मतलब सिक्रीशन, यानी ऐसे ग्लैंड जिसके सारे सेल्स ब्रेक करेंगे और तब जाकर सिक्रीशन निकलेगा, उस तरह के ग्लैंड को हम होलोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आपको उतना जरूरी नहीं है होलोक्राइन ग्लैंड याद रखना, बट अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और कंपटीशन आपको भी मालूम है बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ा हट के करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज ज्यादा रखना पड़ेगा बाकी लोगों से, तभी आप नीट में सक्सेसफुल हो सकते हो। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी। अब यहाँ पे जो आपका ये है सीबेशियस ग्लैंड, ये क्या सिक्रीट करेगा? सीबम। इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सीबम। स्वेट ग्लैंड को हम लोग सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं, देखो याद रखना ये चीज, है ना। स्वेट ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सुडोरीफेरस और इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज सुडोरिफिक ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड या सुडोरिफिक ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब ये जो सीबम है ना, सीबम में क्या क्या चीजें होंगी? इसमें वैक्स होगा, वैक्सिस। सीबम में क्या होगा? वैक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है? स्टेरॉल्स हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है? अदर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, याद रखने की जरूरत है आपको ये सब चीजें। अदर हाइड्रोकार्बन हो सकता है, वैक्सेस हो सकते हैं, स्टेरॉल्स हो सकता है, अदर हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है, और फैटी एसिड्स भी हो सकता है, बट ठीक है उतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। एफ ए मतलब फैटी एसिड भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? जो सीबम है ये एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है ना स्किन स्किन को, है कि नहीं? ये क्या दे रहा है? सीबम से क्या हो रहा है? एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग मिल रहा है, प्रोटेक्टिव ऑयली कवर टू स्किन। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो पहला टॉपिक है हमारा वो कवर हो गया, है ना, कवर टू स्किन। ठीक है, ये पहला जो टॉपिक है ये हमारा कवर हो गया। सलाइवा जो है, सलाइवा है ना, उसमें भी थोड़ा सा नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो सलाइवा भी स्क्रीट करता है। लेट मी राइट, क्योंकि एनसीईआरटी ये लिखा होगा। सलाइवा से क्या स्क्रीट हो रहा है? स्मॉल अमाउंट में यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया स्क्रीट होगा, इलिमिनेट होगा, और सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल। तो किन चीजों से क्या चीज बेसिकली रिमूव हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? और थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा कड़वा घूट आपको पीना पड़ेगा तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको याद रखना है। होलोक्राइन ग्लैंड थोड़ा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, थोड़ा आप और नॉलेजेबल हो जाओगे बाकी लोगों से। इज दिस क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई? ये जो एसेसरी स्क्रिटरी ऑर्गन है ये टॉपिक समझ में आ गया। एक बार इसका हम लोग एनसीईआरटी इतना पोर्शन का कर लेते हैं, है ना, तब जाके और मजा आएगा, धीरे धीरे करके अगर हम पढ़ेंगे तब।
अब देखो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, अदर देन किडनीज, है ना, लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अभी जस्ट हमारी बात हुई कि ये लोग भी इलिमिनेशन कर रहे हैं वेस्ट का, है ना, अभी जस्ट बात हुई। हमारा जो लंग्स है इट रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। अभी जस्ट बताया कि ये चीज एनसीईआरटी लिख रही है कि 200 ml में जो लंग्स है वो CO2 हर दिन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, हर दिन नहीं सॉरी हर मिनट रिमूव कर रहा है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर पर डे या एवरी डे, कितना वाटर, अप्रोक्सीमेटली 400 ml वाटर। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, secrete bile containing substance like bilirubin, biliverdin जो bile pigments हैं, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, है ना, कॉर्टिसोल, ये सब क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, vitamins and drugs। Most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste। जो फीकस होता है ना, जो स्टूल जब इंसान पास करता है तो उस फीकस के थ्रू ये जो सबस्टांसेस हैं जैसे डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, ये सब पास हो जाते हैं और बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही फीकस को कलर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाइल पिगमेंट्स की डिग्रेडेशन की वजह से ही फीकस जो है उसको कलर आता है ना। उसे कलर के लिए जो सबस्टांस होता है उसको स्टर्को बिलिनोजेन बोलते हैं। ये याद रखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि डाइजेशन चैप्टर ही हटा दिया है नीट से। तो जब हम डाइजेशन हम लोग पढ़ते थे, मैं पढ़ाती थी लोगों को तो बताती थी स्टर्कोबिलिनोजेन कैसे बन रहा है, तो बाइल पिगमेंट्स यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के डिग्रेडेशन से बन रहा है, जो क्या कर रहा है, फीकस को कलर दे रहा है ना। और फीकस का जो गंदा स्मेल होता है वो होता है इसके टोल की वजह से, विच इज 3 मिथाइल इंडोल। समझ में आ रहा है। और यूरिन का आपको कलर कौन दे रहा है बताओ, मैंने अभी प्रीवियस क्लास में मिक्चुरेशन पढ़ाया तो बताया था, है ना, कलर कौन दे रहा है, यूरोक्रोम, है ना। और यूरोक्रोम पिगमेंट जो कलर दे रहा है यूरिन को, वो भी बाइल पिगमेंट के डिग्रेडेशन से बन रहा है। और यूरिन को स्मेल कौन दे रहा है, यूरिनोड। ये सब बातें हो चुकी हैं, यस और नो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। The sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat gland is a watery fluid, है ना, 99.5% पानी है, NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc. Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, please do remember this line, ये बहुत बहुत important line है कि what is the primary function या effect of sweat। क्या इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है, नहीं नहीं नहीं, क्या है, कूलिंग इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। It also helps in the removal of some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminates certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through the sebum. These secretions provide a protective oily covering for the skin. Do you know that a small amount of nitrogenous waste जैसे कि यूरिया could be eliminated through the saliva too? तो सारी बातें हो चुकी हैं, yes or no। सारी जो कहानी है, सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, yes। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कई सारे डिसऑर्डर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वन बाय वन हम लोग देखेंगे उन डिसऑर्डर्स को, ठीक है। तो जैसे कि इस एक कंडीशन हो सकता है जिसको बोल सकते हैं हम लोग यूरीमिया, ठीक है। उसके बाद से कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, उसके बाद से हो सकता है आपका किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर। एक्यूट किडनी फेल्योर बोलते हैं जनरली। एक्यूट मतलब अचानक से अगर किडनी फेल कर गई, है ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया या अचानक से कोई इंफेक्शन हो गया और अचानक से किडनी फेल हो गई, तो दैट इज नोन एज एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट किडनी फेल्योर। इज दिस क्लियर। उसके बाद से नेक्स्ट वी कैन टेक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद से और क्या हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन, रीनल कैल्क्यूली या इसको हम किडनी स्टोन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तब उसे हम बोलेंगे ओलिगो यूरिया। इज दिस क्लियर। उसके बाद से अगर यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे एन्यूरिया, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इज दिस क्लियर और नॉट। अगर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पॉलीयूरिया। तो ये सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी डिसऑर्डर के कारण बनते हैं, बट यहाँ पर बेसिकली हमें जो चीजें समझनी है वो है यूरीमिया, एक्यूट रीनल फेल्योर, रीनल कैल्क्यूली एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो चीजें हैं ये हमें अभी इसमें इस लेक्चर में
समझनी होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये जो चीजें हमें समझनी होगी डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चीजें देखते हैं, है ना। वन बाय वन वी विल सी कि क्या क्या चीज रीजंस हो सकता है जिससे एक्यूट रीनल फेलियर होगा, और एक्यूट रीनल फेलियर को हम कैसे एक्चुअली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग देख सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा भी और भी कई सारे जो यू कैन से किडनी है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, जैसे वी कैन राइट अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस ऑल्सो, है ना। और आपको कोई याद आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। डायबिटीज मेलाइटिस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। एक और डायबिटीज होता है जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो। यस और नो? सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो सबसे पहले देखो, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, मैं अभी आगे चल रही हूँ। आप इसका चाहो तो फोटो ये ले लो, क्या बोलते हैं, नोट्स लिखो साथ साथ में। लेट्स टॉक अबाउट एंड राइट अबाउट यूरीमिया। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट यूरीमिया। What is uremia actually? Accumulation of urea in blood. कभी कभी क्या हो सकता है बेसिकली, है ना, अगर यूरिया जो है एक्यूमुलेट होने लगे ब्लड में, यस, एक्सेस यूरिया अगर ब्लड में हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरीमिया हो सकता है। तो यूरीमिया क्यों होगा एक्चुअली में? मान लीजिए अगर किडनी फेल हो गया या किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो किडनी है वो यूरिया का रिमूवल नहीं कर पाएगी। यूरिया के रिमूवल करने में वो असक्षम हो गई, इनकैपेबल हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, है ना। एक्यूमुलेशन होने लगेगा किस चीज का, यूरिया का। कहां पर, ब्लड में। और ये काफी ज्यादा हार्मफुल कंडीशन है ना। और ब्लड इन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। समझ में आया कि नहीं? क्यों हो सकता है? ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। क्यों हो सकता है ये? ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। देखो, डिसऑर्डर पढ़ना बहुत जरूरी है। आखिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि हम ये पता लगा सके कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या, फिर क्या क्या बीमारी हो सकती है, ऐसा नो। और डिसऑर्डर से आप जाकर नीट देखना या आईपीएमटी देखना, डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आता है। वही लाइन दे देगा और बोलेगा आप डिसऑर्डर पहचानो। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट लाइन देते हैं डिसऑर्डर पहचानने के लिए। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, किडनी। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, यूरीमिया बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक नेक्स्ट कंडीशन हम लोग ले सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, जो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। या फिर थोड़ा सा लिख देती हूँ कि इसको कैसे एक्चुअली कैसे ट्रीट करेंगे, हम लोग आगे अभी बात करने वाले हैं इस पे। वही हीमोडायलिसिस है। तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, किडनी फेल्स टू फिल्टर ब्लड। किडनी जो है ये फेल हो गई, है ना, अपना काम करने में। और व्हाट इज द काम ऑफ किडनी? जैसे हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट अपना ब्लड पंप करना फेल कर देता है ना, इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट, उस कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसी प्रकार से रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल्स टू क्या बोल सकते हैं, फिल्टर द ब्लड। यस, अगर कोई अपना काम सही से नहीं करेगा तभी तो वो फेल होगा। यस, तो किडनी का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन अगर ये अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। यस और नो? नेक्स्ट कंडीशन वी कैन टेक एज डायबिटीज इंसिपिडस ले लेते हैं, है ना। डायबिटीज, डायबिटीज वर्ड का मतलब जनरली होता है समथिंग रिलेटेड विथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और कार्बोहाइड्रेट से जो इफेक्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं जनरली। इंसिपिडस वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस। ठीक, टेस्टलेस क्यों बोल रहे हैं हम, यूरिन में कोई शुगर नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वर्ड यूज करें टेस्टलेस। एक और डायबिटीज होता है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटिस। उसमें ये जो मेल वर्ड होता है, मेल वर्ड का मतलब होता है हनी या शुगर। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें शुगर की प्रेजेंस होती है यूरिन में। यहाँ डायबिटीज इंसिपिडस वर्ड यूज कर रहे हैं, इंसिपिडस वर्ड का मतलब होगा टेस्टलेस। यस और नो? तो डायबिटीज इंसिपिडस क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, है ना। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था एडीएच का क्या रोल है, जब रास मैकेनिज्म बताया था। एडीएच जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहलाता है, या इसी को हम वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं, जो एक्चुअली में सिंथेसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस में और रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। स्टोर भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो रहा है। ये जो आपका एडीएच नाम का हार्मोन यस, ये क्या कर रहा होता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है ना। यूरिन
कम लॉस होने देता है। और टेरेस्ट्रियल हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, हमें यूरिन को कंजर्व अरे वाटर को कंजर्व करना है, यूरिन की लॉस को कम करना है। तो इसीलिए एडीएच जो है वो कंजर्वेशन करता है किसका, पानी का। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। लेकिन अगर डिफिशियंसी हो गई एडीएच की तो क्या होगा, पानी जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा यूरिन के थ्रू, है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा यूरिन। और उस समय जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा यूरिन को पास करेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव यूरिनेशन, है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन का कंडीशन आ जाएगा। डायूरेसिस भी उसको बोल सकते हैं आप, है ना, डायूरेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। डायूरेसिस दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन इंक्रीजेस। यस, क्योंकि जो एडीएच है वो तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा इंसान पानी लूज कर रहा है शरीर से, अगर शरीर से पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है प्यास लगेगी, प्यास लगेगी बहुत ज्यादा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर एक्सेस में प्यास लग जाए तब उस कंडीशन को क्या हम बोल रहे होते हैं, वी कॉल इट पॉलीडिप्सिया। इज दिस क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज दिस क्लियर, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो इससे आपका क्या हो सकता है, पॉलीडिप्सिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक। यस, पॉलीयूरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ तो एक्सेसिव थर्स्ट लगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, पॉलीडिप्सिया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी कैन टेक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ओके। देखो, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में आइटिस लगा हो, इसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि अगर ग्लोमुलस के अंदर, है ना, अगर नेफ्राइटिस वर्ड होता तो नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन, अरे सॉरी नेफ्रॉन, है ना। अगर न्यूराइटिस वर्ड होता, जबकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन। वैसे ही नेफ्राइटिस होता तो इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। किसका इन्फ्लामेशन हो गया, ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलाई का। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से, है ना, कभी कभी ऑटो इम्यून की वजह से भी होता है, किसी किसी बुक्स में लिखते हैं ग्लोमुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, तो ग्लोमुलस के जो पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। और उस पोर्स के थ्रू, है ना, ग्लोमुलस के अंदर पोर्स होते हैं ना, जिसके थ्रू जो आप जो ब्लड है वो फिल्टर होके आता है बेसिकली किसमें, वोमेन्स कैप्सूल में। ब्लड सेल्स नहीं फिल्टर हो पाते, प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाता, क्योंकि वो पोर के साइज को क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन जब पोर का साइज बड़ा हो जाएगा किसमें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली कि जो प्रोटीन्स है वो भी पास हो जाएंगे, है ना, ग्लोमुलस से वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, और ब्लड सेल्स भी पास हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, प्रोटीन यूरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन यूरिया, ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही एबनॉर्मल यूरिन टॉपिक में पढ़ाया था आपको। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज प्रोटीन यूरिया। एंड व्हाट एल्स, और दूसरा नाम क्या हम लोग दे सकते हैं बेसिकली, और क्या रीजन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, ब्लड सेल्स भी पास होकर के आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हीमेट्यूरिया। समझ में आया, हीमेट्यूरिया यानी प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन द यूरिन। हीमेट्यूरिया क्या हो गया, ब्लड सेल्स यूरिन में आ जाएंगे तो हीमेट्यूरिया। प्रोटीन यूरिन में आ गया तो प्रोटीन यूरिया। एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आ गया तो उसको एल्ब्यूमिन यूरिया भी बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। इज दिस क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से एक और डिसऑर्डर हो सकता है जिसको हम बोलेंगे रीनल कैल्क्यूली। रीनल कैल्क्यूली, यस और नो, रीनल कैल्क्यूलाई या रीनल कैल्क्यूली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, किडनी स्टोन्स। रीनल कैल्क्यूली किस बीमारी को बोल रहे हैं, किडनी स्टोन्स को। समझ में आ रहा है, जो किसके वजह से हो रहा है बेसिकली, कौन से चीज की वजह से रीनल कैल्क्यूली हो रहा है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, आपके कैल्शियम की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किडनी स्टोन जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम की वजह से होता है। ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की वजह से हो सकता है। अगर मान लो कोई पर्सन पानी सही तरीके से नहीं पी रहा है ना, तो कभी कभी कैल्शियम जो है वो किडनी में स्टोन बन के, यू कैन से ऑसिफिकेशन, अरे ऑसिफिकेशन नहीं, मतलब वो ऑक्सलेट के फॉर्म में जो है बन जाता है। समझ में आया कि नहीं,
ऑक्सलेट बन जाता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम के ऑक्सलेट बन सकते हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं कि सिर्फ कैल्शियम का ही ऑक्सलेट बनेगा, और भी चीजों का मतलब इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं रीनल कैलक्यूली में। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट भी थोड़ा बहुत, यूरिक एसिड, है ना, सिस्टीन। लेकिन बेसिकली जो एनसीईआरटी अगर हम फॉलो करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम सामने आता है। तो रीनल कैलक्यूली मतलब किडनी स्टोन, जो किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। और ये किडनी से घूम घूम के यूरेटर में भी आ सकता है, और कभी कभी यूरेथ्रा में भी आके किडनी का स्टोन जो है फंस सकता है, और बहुत पेनफुल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक गॉल ब्लैडर का स्टोन भी होता है ना। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए। गॉल स्टोन जिसको कोलीलिथियासिस बोलते हैं, कोलीलिथियासिस जो है वो गॉल ब्लैडर का स्टोन है। और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। ध्यान से याद रखो, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, और रीनल कैलक्यूली जो है वो कैल्शियम की वजह से है। किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम के ऑक्सलेट्स की वजह से है, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? वी कैन राइट क्रिस्टलाइजेशन किसके? ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। इज दिस क्लियर? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टलाइजेशन की वजह से किडनी में स्टोन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। यस, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हीमोडायलिसिस। अब यहाँ देखिए, हीमोडायलिसिस मतलब कब करेंगे हीमोडायलिसिस? जब एक्चुअली में क्या होता है ना, पहले मैं समझा देती हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर दूं। हीमोडायलिसिस के पहले मैं आपको समझा दूं। जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है, रुको मैं पेन चेंज करना चाहती हूँ। देखो, जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है, अभी मैंने बताया है ना, एक्यूट रीनल फेलियर क्यों हो सकता है? उसे कई सारे कारण हो सकते हैं भाई। इन्फेक्शन हो सकता है ना, या एक्सीडेंट हो सकता है। यस, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, है ना, अगर किडनी जो है वो फेल हो गई, तो उसकी वजह से किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। अगर अपना काम किडनी सही से नहीं कर पाएगी, तो क्या होने लगेगा? बताइए क्या होने लगेगा? यूरिया का रिमूवल नहीं होने लगेगा। और यूरिया का अगर रिमूवल नहीं हो पाएगा तो यूरिया ब्लड में ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूरीमिया। अब जस्ट पढ़ाया आपको कि माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरिया इन यूरिन नहीं लिख के आ जाना आप लोग। यही बारीकियों पे आपको गौर करना पड़ेगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर से आप सीखोगे, इन सब मेरे क्लासेस से आप ये सीखोगे कि बारीकियों पे कैसे काम करना है, कैसे फोकस करना है। यूरीमिया मतलब होगा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरिन नहीं लिख के आना है। यानी जब किडनी फेल करेगी तो यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यूरिया का रिमूवल नहीं हो पाएगा, और यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूरीमिया। तो इसका परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर इसका होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आया कि नहीं? परमानेंट क्योर जो होगा वो क्या होगा इसका? किडनी ट्रांसप्लांट कर दो भाई, है ना। लेकिन क्या किडनी इतना आसान है मिलना? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो शॉप पे बिक रहा है और आप उसको इजिली जो है ले आओगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें मैच करनी होती हैं। यस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, है ना, ब्लड ग्रुपिंग मैच करनी होती है। उसके अलावा हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में आपको पढ़ाऊंगी, टिश्यू मैचिंग की जाती है। एमएससी कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, एमएससी कॉम्प्लेक्स होता है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, उसकी भी मैचिंग की जाती है। तब जाकर ब्लड जो है उसको, अरे सॉरी, तब जाके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसके बाद भी खतरा होता है रिजेक्शन का, है ना। जो टी सेल्स होते हैं हमारे, टी किलर सेल्स, वो ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये सब चीजें हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द परमानेंट क्योर ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इतना आसान तो नहीं है। उसके लिए वी नीड अ सुइटेबल डोनर। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए हम क्या करते हैं? वी टिश्यू मैचिंग की जाती है ना। जितना जीन मैचिंग होगी उतना अच्छा है ना। ब्लड टेस्ट की जाती है, ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा, है ना, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाएगी। कई सारी चीज जो है वो हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। यानी वी हैव टू सर्च फॉर द सुइटेबल डोनर। और सबसे अच्छा डोनर कौन होता है? ठीक है, अब किडनी तो आप अपना ही किडनी तो नहीं लगा सकते हो। तो जैसे स्किन में, जैसे मान लो किसी के फेस पे अगर कुछ हो गया है, तो वो अपना स्किन के दूसरे पोर्शन का स्किन लेके,
अपने शरीर के दूसरे पोर्शन का स्किन लेके अपने फेस पे लगा सकता है। वैसे ट्रांसप्लांटेशन को ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, यानी खुद के शरीर का चीज खुद के शरीर में ही लगा देना। लेकिन इसमें तो हम खुद से किडनी नहीं लगाएंगे ना अपना, तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट डोनर होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस होता है। आइडेंटिकल ट्विंस से अगर हम लोग ग्राफ्ट लेते हैं तो वैसे ग्राफ्ट को हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें ये नहीं बोलना कि नहीं पढ़ना है भाई आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। उसके बाद से सिबलिंग्स, ठीक है। उसके बाद से पेरेंट्स, उसके बाद से रिलेटिव्स हो जाएंगे, और उसके बाद से हो जाएगा अदर्स, या यू कैन से अनरिलेटेड डोनर्स, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बावजूद भी क्या होता है, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो भी एक्चुअली डर खतरा रहता है किस चीज का, ग्राफ्ट रिजेक्शन का, किडनी के रिजेक्शन का। कौन उसको रिजेक्ट कर सकता है, अभी जस्ट मैंने बताया, जो टी आपके किलर सेल्स हैं वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, इट कैन बी रिजेक्टेड बाय द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए रिजेक्शन से बचाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली क्या किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं हम उसको। यानी कि जो ट्रांसप्लांट लेने वाला डोनर है, डोनर नहीं सॉरी रिसिपिएंट, है ना, जिसने ट्रांसप्लांट लिया है ना। जैसे अगर मान लो एक पर्सन है ए, इसका किडनी खराब हो गया, बी ने उसको किडनी दिया, तो बी देने वाला है तो बी बन गया डोनर और ए बन गया रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट को ना लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग्स। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहेगा तो ये जो हम लोगों ने किडनी लिया है बी वाले से, उसको वो फॉरेन के जैसा ट्रीट नहीं करेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सके सेल्फ सेल और फॉरेन सेल के बीच में। और जैसे ही देखता है वो कि कोई फॉरेन चीजें हमारे शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट की जाती हैं तो वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेना शुरू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड रहेगा, जिससे नुकसान भी हो सकता है कि आप बाकी बीमारियों से बहुत इजीली ससेप्टिबल हो जाओगे। ये इसका कॉन्स है। लेकिन प्रॉस क्या है कि आप जिंदा तो रहोगे एटलीस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि भाई किडनी अगर रिजेक्ट ही कर देता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग नहीं लोगे और वो किडनी को अगर रिजेक्ट ही कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम, तब तो इंसान की मौत निश्चित हो जाएगी। तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स कौन से हो सकते हैं, एक तो आप बाहर से ले सकते हो, यू कैन टेक सिंथेटिक कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, हमारा शरीर भी इसको बना रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना। और ये अगर बाहर से भी हम लोग ले सकते हैं, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर सकता है, ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप पढ़ोगे, ये है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज अ पोटेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है फंगस। साइक्लोस्पोरिन ए हमें कहां से मिल रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स लिख रही हूं मैं, है ना। इसका सोर्स क्या है, फंगस। कौन सा फंगस, उसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। समझ में आ रहा है। बिल्कुल ये एक्स्ट्रा नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं एक्स्ट्रा है, मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, बिल्कुल नहीं, मैम रिलेट करके पढ़ा रही है ना। दूसरे चैप्टर्स में चीजें आने वाली हैं, तो अभी से आपको रेडी रहना है, यू हैव टू रिलेट दीज थिंग्स। तो क्या बोला मैंने कि जो आपका एक्यूट रीनल फेल्योर है इसका परमानेंट क्योर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन किडनी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, तो जब तक किडनी नहीं मिल रही है तब तक दूसरा मेथड होता है डायलिसिस का या हीमोडायलिसिस का, जिसको आर्टिफिशियल किडनी के जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं। समझ में आया कि नहीं। हीमोडायलिसिस कब तक करेंगे, जब तक कि हमें कोई सुइटेबल डोनर नहीं मिल जाता है। और हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना यूरिया का एक्यूमुलेशन हुआ है। इज दिस क्लियर और नॉट। आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा यूरिया वगैरह यूरिक एसिड वगैरह बनेगा। यूरिक एसिड जनरली डीएनए और आरएनए से बनता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। यूरिक एसिड डीएनए आरएनए से जनरली बनता है। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो, यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब हीमोडायलिसिस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हीमोडायलिसिस जो है, क्या ये परमानेंट क्योर है एक्यूट रीनल फेलियर का, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं भाई, परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है।
हीमोडायलिसिस जो है तो जो इंसान है उसका जिंदगी बचा सकता है, मतलब उसके जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर क्योर कौन होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यस और नो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही परमानेंट क्योर है। इज दिस क्लियर? तो ये जो हीमोडायलिसिस है, इट इज एक्टिंग एज आर्टिफिशियल किडनी। इसमें एक चीज आएगा, है ना, इसमें एक चीज आएगा जो कि आर्टिफिशियल किडनी के जैसा एक्ट करेगा, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट, है ना। डायलाइजिंग यूनिट विल एक्चुअली एक्ट एज द आर्टिफिशियल किडनी। क्यों? क्योंकि किडनी क्या काम कर रहा होता है? यूरिया रिमूवल या अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल ऑल्सो। तो वही काम यहाँ पे डायलाइजिंग यूनिट में होगा, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसे इस प्रकार से सेलोफेन ट्यूब होगा। रुको मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ, यहाँ थोड़ा जगह मुझे कम लग रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो इस प्रकार से ऐसे, है ना, ट्यूब होगा, सेलोफेन ट्यूब, जो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। अब इसके बारे में समझाऊंगी। इस तरह से कनेक्टेड है। अब देखिए इसको समझते रहिए, समझ समझ के चलिएगा। पहले मैं बना दूं, है ना, आप 1.5x कर लो अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है तो। टाइम बचाना है भाई आप लोगों को, किसी के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है मेरे लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करो, आप दूसरी जगह से जाके देखो, है ना। बिकॉज मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मेरा ही लेक्चर देखो, जो अच्छा लगे वो देखो। अब ये देखिए ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? ये क्या बना? ये बना सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। इसी के थ्रू जो पेशेंट का ब्लड है वो पास करवाएंगे हम। और ये जो यूनिट बना हुआ है, दिस इज नोन एज डायलाइजिंग यूनिट। और ये जो सेलोफेन ट्यूब है, ये एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल है। एक सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल मतलब वाटर का, वाटर के लिए परमिएबल होना, है ना। और यहाँ पे बेसिकली बेसिकली क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा, इससे भरती हूँ, हाँ इससे बनाती हूँ। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट डायलाइजिंग फ्लूइड। इसको इसको क्या बोल रहे हैं हम? वी आर कॉलिंग इट डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है? डायलाइजिंग फ्लूइड जो है ये प्लाज्मा होता है पेशेंट का, अरे सॉरी, प्लाज्मा होता है किसका? हेल्दी पर्सन का। Dialyzing fluid is nothing, it is the plasma, not blood, not blood. I am again repeating, dialyzing fluid is the plasma of healthy person। हेल्दी पर्सन के प्लाज्मा होता है कौन? डायलाइजिंग फ्लूइड, विदाउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यानी ये जो आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें नहीं होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। लेकिन और ये जो सेलोफेन ट्यूब है, इसमें क्या तैर रहा है? इसमें क्या तैर रहा है? इसमें क्या है? इसमें क्या फिल्टर हो रहा है? इसमें फिल्टर हो रहा है ब्लड, किसका? पेशेंट का। और पेशेंट के ब्लड में क्या है? कैसा कंडीशन चल रहा है? यूरीमिया का कंडीशन चल रहा है, भर भर के इसमें यूरिया है ना, बहुत ज्यादा यूरिया है। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यूरीमिया का कंडीशन है। इज दिस क्लियर? यूरीमिया का कंडीशन किस कंडीशन को बोलते हैं? देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है कहीं पे, यूरीमिया मतलब कि अगर एक्यूमुलेशन हो जाए किसका? यूरिया का। किसमें? ब्लड में। नॉर्मल ब्लड में कितना यूरिया होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो नॉर्मल लेवल जो है किसका? ऑफ यूरिया का ब्लड में, इन ब्लड, वो कितना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली? इट इज 17 टू 38 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है? थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? लेकिन अगर इससे ज्यादा का कंडीशन हुआ, अगर 38 से ज्यादा हो गया, तब उस कंडीशन को हम यूरीमिया बोलेंगे। इज दिस क्लियर? यूरिया एक्यूमुलेट होने लगेगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे ब्लड है किसका? विथ ब्लड है किसका? ऑफ पेशेंट का।
पेशेंट का ब्लड है इसके अंदर, इस सेलोफोन ट्यूब के अंदर यू कैन से तैर रहा है, और इस ब्लड में भर भर के यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया है, उसी का हमें रिमूवल करना है। यस, उसी का हमें क्या करना है, रिमूवल करना है। अब पेशेंट जो है ना, पेशेंट जो है उसका ब्लड हम लोग निकालते हैं, ठीक। और ये जो ब्लड है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ब्लड जो है पेशेंट से निकालेंगे, ब्लड इज टेकन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी। कन्वीनियंट आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे। जनरली हथेली के पास जो कलाई के पास जो आर्टरी होती है, जिससे जहां पे हम पल्स भी चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी, वहीं से बेसिकली, या एवी फिस्टूला करके भी नाम आता है, या है ना, उसके थ्रू भी बेसिकली निकाल सकते हैं। आर्टरी के थ्रू ही क्यों हम निकालते हैं, ताकि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ निकले, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो, ताकि इजिली जो है वो ब्लड पास करके सेलोफोइन ट्यूब में जा सके। तो ब्लड इज टेकन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दिस। कहां से ब्लड निकालेंगे पेशेंट के, कन्वीनियंट आर्टरी से, यस और नो। और ब्लड हम लोग निकाल रहे हैं पेशेंट के बॉडी से। अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है उसमें हम लोग उसमें दो चीजें करेंगे। एक तो शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो वो अब क्या होने लगेगा, जमने लगेगा, क्लॉट करने लगेगा, है ना। ब्लड में जब तक खून रहता है, शरीर के अंदर जब तक खून रहता है ना, ब्लड जब तक शरीर के अंदर रहता है तब तक वो क्लॉट नहीं करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। जो हमारे बैसोफिल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो एक एंटी कोएगुलेंट रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है हेपरिन, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता। लेकिन ब्लड जब बाहर निकला है ना शरीर से, तो वो क्लॉट करने लग सकता है, इसीलिए वहां पे हम क्या डालते हैं, हेपरिन। हेपरिन जो है उसका एडिशन किया जाएगा ताकि ब्लड नहीं क्लॉट करे, और ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाएगा, ताकि इंजाइम्स जो है वो डीनेचर ना कर जाए, इनएक्टिव हो जाए, डीनेचर ना करें। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये ब्लड को इसके थ्रू डाला जाएगा। ये जो सेलोफेन ट्यूब है ये पोरस होगा और सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। यस और नो, क्या बोला मैंने कि ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से कन्वीनियंट आर्टरी यानी रेडियल आर्टरी से निकालेंगे, एक साइड से निकालते हैं, दूसरे साइड से डालते हैं, एक साइड से निकालते हैं, दूसरे साइड से डालते हैं। ये काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। कई बार पेशेंट्स इसको नहीं ले पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, और उनकी मौत भी हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पेनफुल प्रोसेस होता है एक्चुअली। तो ब्लड जो है वो कन्वीनियंट आर्टरी से निकालेंगे, उसमें हम हेपरिन ऐड करेंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना करे, ब्लड जमे नहीं, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करेंगे। हालांकि अभी जो रिसेंट लिटरेचर्स हैं उसमें बहुत जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं भी मेंटेन करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती उतनी। लेकिन आपको उतना ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको 0 डिग्री सेल्सियस याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एनसीईआरटी वाइज चलना है। हालांकि एनसीईआरटी में भी ये नहीं लिखा है, बट आपको इतना याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसका 100% प्रूफ नहीं आया है कि वो करना सही रहेगा कि नहीं। तो इसीलिए क्या ऐड करेंगे हम, कन्वीनियंट आर्टरी से निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हेपरिन ऐड करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करेंगे, और ब्लड जो है वो आपका सेलोफेन ट्यूब में जाएगा। सेलोफेन ट्यूब जो है उसके बाहर जो फ्लूइड है उसके पास क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें हैं जो इस ब्लड में है। क्या नहीं है, तो ब्लड सेल्स नहीं है ना। ये जो आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें क्या है, ब्लड सेल्स नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं है। उसके अलावा नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं है, जैसे कि यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, अमोनिया नहीं है। लेकिन ये जो पेशेंट है इसके तो यू कैन से भर भर के इसमें यूरिया है ना ब्लड में, उसमें तो भर भर के यूरिक एसिड है, यस और नो। इसमें तो भर भर के अमोनिया है। इज दिस क्लियर? यूरिया बहुत ज्यादा है, यस। अब लेकिन जो आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, जिसे प्लाज्मा है पेशेंट का, हेल्दी पर्सन का, उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं है, तो अब क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। यहां पर क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कितना यूरिया है, आप बोलोगे 0 mg। ओहो 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे कितना यूरिया है, 0 mg है ना, 0 mg यूरिया है। प्लीज रिमेंबर, कोई नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं है, कोई वेस्ट ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ पर, डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो यूरिया निकल निकल के चला आएगा यहाँ पे, यूरिक एसिड भी निकल निकल के यहाँ आएगा, अमोनिया आएगा, यूरिया, ये सब निकल निकल के कहाँ चले जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में। और डायलाइजिंग फ्लूइड किसके अंदर प्रेजेंट है, डायलाइजिंग यूनिट में,
है ना, डायलाइजिंग यूनिट के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसीलिए डायलाइजिंग यूनिट को ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी। यस और नो समझ में आ रहा है, क्योंकि यही एक्चुअली में रिमूवल कर रहा है वेस्ट का। इज दिस क्लियर? तो जैसे 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसमें और इसमें दोनों में वेस्ट जो है वो 50% हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा, आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इससे वेस्ट निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, निकलते निकलते इतना वेस्ट निकल गया तो कि 50% हो गया, दोनों में वेस्ट बराबर हो गया। अब क्या होगा, अब हमें इस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा बेसिकली, अरे वेस्ट बोल रही हूं, अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दोनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड है और यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड में जो वेस्ट है, तब हमें इस डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आउटलेट है, ये देखो आउटलेट, इससे क्या होगा, इससे हम लोग, ये क्या है, दिस इज द आउटलेट, इससे हम लोग चेंज करेंगे किसको, डायलाइजिंग फ्लूइड को। और ये जो बनाया है मैंने, ये है इनलेट, इससे क्या होगा, नया डायलाइजिंग फ्लूइड हम अंदर डालेंगे। फिर क्या होगा, अब फिर से नया डायलाइजिंग फ्लूइड आ गया, अब फिर से इस डायलाइजिंग फ्लूइड में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, इसमें 0% वेस्ट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 0% जब वेस्ट आ गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, फिर से अब यहां से निकलने लगेगा वेस्ट, निकलने लगेगा वेस्ट, सेलोफेन ट्यूब के जो ब्लड है उससे निकलने लगेगा वेस्ट, फिर से वो 50% हो जाएगा, फिर से वो उसको क्या करेंगे, बार बार चेंज करेंगे। तो बार बार डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब ऑलमोस्ट ऑल द बेसिकली वेस्ट जो है जब फिल्टर हो चुका, जब अच्छे से फिल्ट्रेशन हो चुकी, ब्लड जो है जब क्लीन हो गया, तो जो क्लीन ब्लड है उसको हम कहाँ डालेंगे, क्लीन्ड ब्लड जो है, क्या, हाँ क्लियर्ड ब्लड या क्लीन्ड ब्लड, जो भी वर्ड यूज करो, क्लियर्ड ब्लड इज रिटर्न्ड, किसमें हम रिटर्न करेंगे, वेन में। वेन में क्यों रिटर्न करेंगे भाई, कन्वीनियंट वेन है ना, कन्वीनियंट वेन बेसिकली उसी के पास होता है, रेडियल वेन या एवी फिस्टुला, कन्वीनियंट वेन के पास रिटर्न करेंगे हम बेसिकली। क्यों? क्योंकि वेन जो है टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट उसको इजिली पंप कर सकता है और पूरे बॉडी को क्लीन ब्लड मिल सकता है, इसीलिए वेन के पास हम लोग ब्लड को रिटर्न करते हैं और आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं। और जब ब्लड हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे वेन में, तो फिर से हम उसमें हेपरिन जो हम लोगों ने ऐड किया था, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हेपरिन का एडिशन किया जाएगा, ताकि जो हेपरिन हम लोग ऐड किए थे उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। जाहिर सी बात है, जो खून है क्लीन हो चुका है और वो ब्लड में वापस जा रहा है, तो ब्लड में जब खून वापस जाएगा तो ऑलरेडी ब्लड के अंदर है ना, उसको बॉडी के अंदर हेपरिन मिल जाएगा। जो बैसोफिल्स हैं वो हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो जो हम लोगों ने शुरू में हेपरिन ऐड किया था, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटी हेपरिन यू कैन से ऐड करेंगे और वार्म करेंगे, वार्म ब्लड कितना डिग्री सेल्सियस पे, टू 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलो एक बार हम लोग चलते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द स्क्रिटरी सिस्टम, है ना, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया, जस्ट बताया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। यूरीमिया की वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। यस, यूरीमिया जो है इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, या किडनी फेलियर कैन ऑल्सो लीड टू यूरीमिया, दोनों एक अपने अपने जगह पर सही है। Is this clear or not? In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. एक और डायलिसिस होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, that is peritoneal dialysis, but वो पढ़ना ही नहीं है इसलिए उसको नहीं याद रखो। During the process of hemodialysis, the blood drained, कहाँ से निकालेंगे ब्लड को, convenient artery। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट, is pumped into a dialyzing यूनिट, और उसी डायलाइजिंग यूनिट को हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। मैंने जस्ट बताया था कि किसको एक्चुअली में आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं, डायलाइजिंग यूनिट को। Blood drained from a convenient artery is pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. Just बता दिया आपको कि जब ब्लड निकाल रहे हैं तो हेपरिन डालेंगे, और जब ब्लड वापस रिटर्न कर रहे हैं तो एंटी हेपरिन डालेंगे। और जब ब्लड निकाल रहे हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस पे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब वापस करेंगे तो 37। The unit contain, unit मतलब डायलाइजिंग यूनिट, contain a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, उस fluid को डायलाइजिंग fluid बोलेंगे, having the same composition as that of plasma। देखो याद रखना है, प्लाज्मा ब्लड नहीं, मैंने बताया था
किसका प्लाज्मा? एक्सेप्ट हेल्दी पर्सन का, एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें हेल्दी पर्सन का प्लाज्मा होगा, लेकिन उसमें कोई भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया नहीं होगा। द पोरस, देखो याद रखना, मैंने बताया था सेलोफेन ट्यूब सेलेक्टिवली परमिएबल है, पोरस है। सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है ना, और वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो बाकी जो चीजें हैं पेशेंट के ब्लड में जैसे प्रोटीन, आरबीसी, ये सब नहीं पास कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट पास कर पाएगा, क्योंकि जो सेलोफेन ट्यूब है जिसमें पेशेंट का ब्लड है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, लेकिन जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, तो concentration of nitrogenous waste in the cellophane tube is more than the dialyzing fluid and the movement will occur towards the concentration gradient, that means कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वो सेलोफेन ट्यूब के ब्लड में से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में जाएगा। As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. मैंने बता दिया, this method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Kidney transplantation is the ultimate method, very very important in the correction of acute renal failure. सबसे मेन अल्टीमेट मेथड क्या है? परमानेंट मेथड क्या है? क्या हीमोडायलिसिस अल्टीमेट मेथड है? बार बार एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे के कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको याद रखना नहीं, हीमोडायलिसिस जो है वो सिर्फ पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो पेनफुल है और वो परमानेंट क्योर नहीं है, अल्टीमेट क्योर नहीं है। अल्टीमेट क्या क्योर क्या है बच्चों? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किसका? किसका? एक्यूट रीनल फेलियर का, या रीनल फेलियर भी लिख सकते हैं। अ फंक्शनल किडनी या फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, और डोनर कौन होगा? प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन कौन करता है? टी हेल्पर सेल। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो बच्चों को नहीं पता है वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। By the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. Next is renal calculi, stone or insoluble mass of crystallized salt, that is oxalates, etc. formed within the kidney, and glomerulonephritis, inflammation of glomeruli of the kidney. समझ में आ गया? समरी आप खुद से पढ़ना, क्योंकि सारा एनसीईआरटी जो है उसका रीडिंग मैं ऑलरेडी हर चैप्टर में, अरे हर लेक्चर में करवा चुकी हूँ। देखो सारा रीडिंग मैंने करवाया हुआ है और ये चैप्टर फिनिश हो गया। मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन मेरे खुद से भी बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे मॉड्यूल से लिए हैं, तो आप लोगों को वो हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गई बात और या नहीं आई? बताओ, इज दिस क्लियर? बोलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय चैनल। नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड, है ना? इफ यू वांट टू डू एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड विद माय चैनल, एंड आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू माय गारंटी कि अगर मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, अगर आप सही से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस। ओके, चलो बाय, टेक केयर।